या अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको अभी तक रिएक्ट क्या रहता है समझ गया है? वाई रिएक्ट, रिएक्ट क्या रहता? क्यों यूज करते? क्यों यूज करते हैं? हाँ, और बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस यूआई बनाने के लिए यूज करते, कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें। तो हमने और कौन सा ये हम लोग ने जावास्क्रिप्ट के वर्जन देखे, कौन कौन से वर्जन देखे? ES5 और क्या डिफरेंस है उसमें? हाँ, क्या डिफरेंस है? कोई पढ़े नहीं कह रहे, कल छुट्टी थी, टाइम पास करे। कहाँ गए थे घूमने को? हाँ, क्या करे थे अपन ने सैटरडे को? क्या करे थे अपन ने, क्या पढ़े थे सैटरडे को? हाँ, स्कोप और क्या? हॉइस्टिंग। और क्या पढ़े थे? हॉइस्ट,
तो हम लोग ने ES6 के फीचर्स पढ़े थे, उसमें से हम लोग ने लेट कॉन्स्ट वेयर मैंने वापस से बताया था, अभी तीसरी बार बताया मैंने तुम लोगों को कल या सैटरडे को। अभी तुम लोगों को आ जाना चाहिए था, अभी तो रट्टा मारना आ जाना चाहिए था उसको, फटाफट मुंह से निकलना वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स मुंह से निकलना अभी तुम्हारे। अटक अटक के खाली एक दो वर्ड्स बोल रहे, वैसा नहीं चलता ना, इंटरव्यू सीधे रिजेक्ट कर लेता। पूरी विद डेफिनेशन जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे तुम लोगों को चीजें आ जानी चाहिए अभी तक। सो सैटरडे के सेशन में हम लोग ने दो चीजें मेन पढ़ी जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो स्कोप और दूसरा है हॉइस्टिंग। हॉइस्टिंग सबको समझ में आया, वायर लेट को ऊपर नीचे लिखे तो क्या होता है। लाइट बंद कर। ठीक है, मैंने तुम लोगों को प्लूरल साइट का कैसे एक्सेस लेते वो भी बताया। टाइम मिला तो प्लूरल साइट पे जाके पढ़ाई करो थोड़ी सी। जो HTML और CSS हो गया है वो वापस से सिर्फ एक ऑथर से पढ़ना नहीं रहता है, इंसान को अलग अलग ट्यूटर से पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा तो पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन अभी मेरा सेम चीज मैंने तो पढ़ा दिया, अब तुमको हिंदी में समझ गया, तुम्हारे मातृभाषा में समझ गया। अभी तुम लोगों को इंग्लिश में उसको जाके देखना है, तो कहाँ से देखोगे? एक्सपर्ट से पढ़ना, यूट्यूब से नहीं पढ़ना। यूट्यूब पे भी अगर एक्सपर्ट मिला तो अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पे एक्सपर्ट्स रहते नहीं, क्योंकि 80% एक्सपर्ट चार्ज करते हैं तुमको। तो ये ऐसे वेबसाइट पे जहाँ पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मैनेजर, डायरेक्टर, ये लोग तुमको पढ़ाते हैं, यहाँ से पढ़ना, प्लूरल साइट से जाके पढ़ना, सबटाइटल लगा के पढ़ना। इससे इंग्लिश भी अच्छी होंगी तुम्हारी, और तुम्हारे सबटाइटल्स भी मिलेंगे तुमको, इंग्लिश भी अच्छी होंगी, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सो परसों या फ्राइडे को मैंने तुम लोगों को कैसा इसका फ्री सब्सक्रिप्शन लेना वो बताया था, तो उसको वापस से देखो अगर तुमको नहीं समझा है तो। मैंने पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना, ये प्लूरल साइट वेबसाइट का, ये तुम सबको बताया है। इंडस्ट्री में तुम कैपजेमिनी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी MNC कंपनी में चले जाओ, वो लोग तुम लोगों को प्लूरल साइट का फुल एक्सेस दे देते हैं उनके ईमेल आईडी से, और बोलते हैं कि तुम पढ़ो खाली टाइम पे, बेंच पे रहे, प्रोजेक्ट नहीं मिला तो यहाँ से पढ़ो, ये नहीं मिला तो यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ के नई स्किल सीखो, और फिर तुमको तुमको हम जॉब देंगे, या फिर तुमको हम प्रोजेक्ट देंगे, सॉरी, जॉब तो तुमको मिल गई रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इसका आदी होना जरूरी है। यूट्यूब से पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पहले तो वहां पर एक्सपर्ट लोग नहीं रहते। थोड़ा इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पढ़ो, थोड़ी इंग्लिश सुधरेंगी तुम लोगों की।
I'm a big fan of starting with why. So before you dive in and write your first React component, let me make sure that you know why committing to learning React is a very good thing that you're doing. If you've already नेक्स्ट हम लोग आज एरो There are फंक्शन many देखेंगे। ways एरो to define फंक्शन a ऑलरेडी function in मैं बता JavaScript. चुका हूं तुम लोगों को, ऐसा नहीं और डिटेल में ही बताया है। फिर भी अभी रिएक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का ये जो रिएक्ट है ये तुम लोगों को आना चाहिए। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का ये जो रिएक्ट है वो आना चाहिए तुम लोगों को। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के सभी फीचर्स आने चाहिए। ये मतलब सबसे पहले मैंने इक्मा स्क्रिप्ट के बारे में बताया, फिर वेरिएबल और स्कोप्स के बारे में बताया। चलते चलते हम लोग ने एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखे, और फिर हम लोग आज एरो फंक्शन पढ़ेंगे। And the modern आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? specification introduced a new way, arrow functions. It is a way to define a function without typing the keyword function, but rather by using an arrow symbol like this. This shorter syntax is preferable not only because it's shorter, but also because it behaves more predictably with closures. Let me tell you about that. An arrow function does not care who calls it, while a regular function cares very much about that. A regular function, like x here, always binds the value for its this keyword for its caller. If it didn't have an explicit caller, the value of the this keyword will be determined by the calling environment. In the playground here, it's the global window object. An arrow function, on the other hand, like y here, not caring about who called it, will close over the value of the this keyword for its scope at the time it was defined. Let me say that one more time. An arrow function will close over the value of the this keyword for its scope at the time it was defined. This makes it great for delay. ये लिख के रखो, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फंक्शन एंड एरो फंक्शन, इंटरव्यू पूछता है। रेगुलर फंक्शन में मैंने भी बताया था, पहले भी मैंने शायद लिख के भी दिया है तुम लोगों को, अभी वो है नहीं। अभी जब से हम लोग यहाँ मतलब अभी मैं HTML के फाइल्स नहीं लिख रहा हूँ जनरली, जस्ट के तुम लोगों को ऐसा लगे कि तुम लोग नोड पढ़ रहे हो, ठीक है। HTML के फाइल भी लिख सकते हैं अपन, बट वो तुम लोग प्रैक्टिस करते टाइम पे यही कोड को HTML पे भी डिस्प्ले करो। HTML वगैरह ये क्या है? इट्स जस्ट अ वे टू डिस्प्ले योर वैल्यूज इन द ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल। तुम्हारे वेरिएबल वगैरह के अंदर जो वैल्यूज है वो हम लोग क्या करते हैं, HTML के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, या यूजर से वैल्यू लेने का है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, HTML यूज करते हैं। बाकी पूरा कोड कहाँ पे रहता अपना? जावास्क्रिप्ट के अंदर रहता है। बाकी पूरा कोड हम लोगों का जावास्क्रिप्ट के अंदर रहता है। सो HTML या ये जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर के वेरिएबल्स या तो डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, या तो हमारे जावास्क्रिप्ट के वैल्यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग वो पेजेस वगैरह बनाते हैं। पेजेस तो पूरे स्टैटिक रहते हैं, एवरीथिंग इन द पेजेस इज स्टैटिक। अगर उसके पीछे जावास्क्रिप्ट का कोड ही नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अनलेस तुम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले करना है पेजेस पे। अगर तुम्हारी वेबसाइट डायनामिक
है। डायनामिक इन द सेंस, अगर आप तुम्हारे वेबसाइट पर यूजर से फॉर्म का डेटा लेने का है, यूजर से रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन लेने का है, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ HTML से पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना ही पड़ता है। वैलिडेशंस के लिए बोल लो, उसका इनपुट वैल्यू ग्रैब करने के लिए बोल लो, उसको फिर API कॉल सर्वर पे करने के लिए बोल लो, इन सभी चीजों पे वो मतलब तुम यूजर नेम, पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर यूजर से लेंगे तो स्टोर कहाँ करेंगे? क्योंकि स्टोर करना पड़ेगा ना। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसको वापस अगर यूजर जाके लॉगिन करेगा तो उन्हें लॉगिन हो पाएगा क्या? अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे को क्या जादू तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी कि ऑटोमेटिकली तुमने रजिस्टर करे और कुछ उधर सेव नहीं हुआ डेटाबेस में और तुम्हारा यहाँ पे तुम लॉगिन कर ले रहे। लॉगिन बिना यूजर ने पहले, और वेबसाइट को कैसे पता चलता है कि तुम ऑथेंटिक यूजर हो? क्योंकि तुम वेबसाइट को पहले बताते हो कि मैं एक यूजर हूं, उसका रजिस्ट्रेशन करके। या तो तुम रजिस्ट्रेशन करते हो, या तो कोई और सिस्टम से तुम्हारा डेटा आता है, या तो कोई ऑपरेटर तुम्हारे से डेटा लेता है, तब जाके तुम्हारा मोबाइल नंबर वगैरह सिस्टम में फीड करता है। सिस्टम बोले तो डेटाबेस में, या जो भी एप्लीकेशन सर्वर में वहां पे फिट करता है। तब जाके तुम लोगों को यूजर नेम, पासवर्ड मिलता है, तब जाके तुम लोग लॉग इन कर सकते हो। तो यूजर नेम, पासवर्ड बोले तो कोई एक पहले तुम्हारे से ही ली हुई चीज तुम ही ऑथेंटिकेट करते हो, मतलब तुम्हारे से ही ली हुई चीज तुम वापस से उसको एंटर करते हो, तो तुमको अंदर उन्हें जाने देता है, वेबसाइट के अंदर जाने देता है, पोर्टल के अंदर जाने देता है। जो भी तुम लोग, जैसा कि अभी अपना ऐप है, अपने ऐप पे तुमने पहले रजिस्ट्रेशन करे, इसीलिए तुम लॉग इन कर पा रहे हो। गूगल पे तुमने पहले रजिस्ट्रेशन करे, साइन अप करे, तभी अभी लॉग इन कर पा रहे हो। तो इस तरीके से जो भी तुम यूजर से डेटा वगैरह लेना है, उस केसेस में हम लोगों को HTML के फॉर्म वगैरह लगते हैं। या ये एक साधारण एग्जांपल हो गया, सही तरीके से नहीं लेकिन एक समझाने के लिए, कि Node.js और जावास्क्रिप्ट ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज है। खाली Node.js ये बैकएंड में चलती है, सिर्फ कंसोल में चलती है। इसको कोई UI नहीं रहता है, इसको कोई UI नहीं रहता है, ये सिर्फ बैकएंड में चलती है। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए, API बनाने के लिए, जो भी तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो, जो भी तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो, वो एक कहा कैसे जाएगा सर्वर के पास, कैसे जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास, कैसे जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास? हाँ, कैसे जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास? कैसे जाएगा तुम्हारा डेटा? हाँ हाँ, Node.js बैकएंड और लैंग्वेज, और और मैंने पढ़ाया तुमको कैसे जाता है सर्वर पे डेटा, कैसे जाता है ब्राउजर से, API से। और API बोले तो इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, वो तो खाली इंटरफेस है। जाता कैसे है, एक्चुअल में जाता कैसे है? हाँ, रिक्वेस्ट सेंड करके। कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हो? हाँ, वो तो मेथड हो गई, किसकी मेथड है वो? कैसे जाता है? स्टार्टिंग से कौन है यहाँ पे? डेटा सर्वर पे कैसे जाता है? HTTP से, नेटवर्क से। पहले तो इंटरनेट होना, इंटरनेट होने के बाद क्या होना है? HTTP होना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उन्हें नेटवर्क में से तुम्हारा डेटा भेजता, किसको भेजता? ये जो नेटवर्क की लाइन है, वायर, ये तुम्हारे सर्वर तक जाती, जहां पे भी सर्वर तुम्हारा डिप्लॉयड है। वो कैसे होता? उसके अंदर गेट पुट पोस्ट मेथड है। वो मेथड क्या करते? वो मेथड जो फॉर्म का, पोस्ट मेथड से हम लोग फॉर्म का डेटा लेते, और फॉर्म का डेटा हाँ तुम लोग कैसे भेजते हो? नेटवर्क के थ्रू भेजते। ऐसा थोड़ी हवा में थोड़ी चले जाएगा डेटा, तुम्हारा फॉर्म में भर रहे जाएगा कैसा? इंटरनेट इतने रहेगा तो जाएगा कैसा? HTTP प्रोटोकॉल से जाएगा।
तो फॉर्म पे तुम डेटा भर रहे, वो HTTP प्रोटोकॉल से सर्वर को ढूंढ रहा। सर्वर को भी कैसे ढूंढ रहा? सर्वर को एक आईपी रहेगा, एक डीएनएस मैप रहेगा, वो डीएनएस नेम और वो आईपी के थ्रू प्लस उसका एक एप्लीकेशन का पोर्ट रहेगा, आईपी और पोर्ट, फिर बाद में स्लैश देके वो फोल्डर की लोकेशन। लोकेशन बोले तो वो तुमको क्या सेव करना है, जैसी तुम वो लोकेशन बताएंगे वो जाके Node.js का या बैकएंड का कोड, वो पर्टिकुलर कोड जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर भी जैसा फंक्शन को इनपुट देते तो उन्हें बोलेगा मेरे को ये इनपुट लगते तुम्हारा यूजर का डेटा सेव करने के वास्ते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब लगता है ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर वो ऑब्जेक्ट जाएगा सर्वर के पास, वो सर्वर जाके फिर डेटाबेस में स्टोर करेगा, और अगर सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर करेगा तो तुमको बोल देगा कि तू रजिस्टर हो गया बराबर भाई। समझ में आ रहा क्या ये? ये जो बैकएंड की चीजें हैं या फिर ये, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग सर्वर लिख सकते हैं। वो कभी तो भी एक आधे दिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोड एक बार देखेंगे हम लोग एक्सप्रेस सर्वर कैसे बनाते हैं, या फिर ये मेरे को भी ये लोग को बैच को बताना भी है, तो उसमें तुम लोग अटेंड कर लेना। खैर, Node.js या फिर हम लोग जब ये कमांड लाइन CLI के थ्रू, जब हम लोग अभी अभी 2-4 दिन से हम लोग ना HTML फाइल नहीं बना रहे हैं, हम लोग HTML फाइल नहीं बना रहे हैं, हम लोग अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस वगैरह सीख रहे हैं। तो तुमको एक नई टेक्निक बताई मैंने कि नोड लिख के वो फाइल का नाम लिखकर हम लोग अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन कि ये पूरा फ्लो कैसे होता है? मैंने माइन्यूट डिटेल बता दी अब तुम लोगों को। हाँ बोलो मतलब जी भैया। सर ये कोड जो रन शॉर्ट कीज सर आप साथ बताते हैं। हाँ आपने शॉर्ट कीज आप बैकएंड शॉर्टकट कीज, अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथ याद हो जाएगी। हाँ तो शॉर्टकट कीज ये यहाँ पे हेल्प में जाना, VS कोड के शॉर्टकट कीज ले लेना, कीबोर्ड आप भी बता। हाँ मैं बता। ये इतने बड़े रेफरेंस कीज है तुम्हारे पास, इसका स्क्रीनशॉट निकालना और डेस्क के सामने रख देना, जहाँ पे भी पढ़ रहे तो हम लोग आते जाते देखते रहना इसको और यूज करते रहना रोज एक आधा दो। ठीक है इंशाल्लाह बताता हूँ मैं। तो हाँ स्क्रीन क्या हुआ? स्क्रीन बंद शेयर स्क्रीन तो शेयर हो रही है यार। चलो ठीक है। तो अभी मैं मेजर रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन का डिफरेंस बता रहा था। लिखो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे लिखो या नोटबुक पे लिखो, जहां लिखना है वहां लिखो। रेगुलर फंक्शन जो है gives access to the calling function, और arrow function gives access to their defining environment। डिफाइनिंग बोले तो जब वो लिखा गया था, या फिर कौन से स्कोप में है वो, कौन से स्कोप में है, कौन से स्कोप में है वो, या फिर जब वो डिफाइन किया गया था। Regular function gives access to their calling environment, while arrow function gives access to the defining environment। ये मैंने तुम लोगों को
जब जावास्क्रिप्ट बताया था तब भी बताया था मैंने। तब बताया था। ये देखो यहाँ पे जब अपन ने नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन लिखा था तो ये जो दिस कीवर्ड है, तो मुझे यहाँ पे जो दिस कीवर्ड मिला था वो एचटीएमएल ऑब्जेक्ट मिला था। मतलब एचटीएमएल इवेंट ऑब्जेक्ट मिला था। मतलब जब क्लिक किया गया था उसको, तो ये जो दिस कीवर्ड के अंदर यहाँ पे मैंने वाया नॉर्मल फंक्शन दिखा तो मुझे दिस के अंदर ये बटन पूरा एलिमेंट मिला। मतलब जहां से मैंने उसको कॉल किया था वहां का मेरे को एलिमेंट मिला। और जब मैंने एरो फंक्शन को कॉल किया तो मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिला। क्यों विंडो ऑब्जेक्ट मिला? क्योंकि जो ये एरो फंक्शन जहां पे डिफाइंड है, ये एरो फंक्शन का जो स्कोप है वो कौन सा स्कोप है? विंडो ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप है बोले तो विंडो ऑब्जेक्ट मिला तुम लोगों को। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जहां से वो डिफाइंड होता है, एक तो एरो फंक्शन का जो स्कोप होता है, जो दिस कीवर्ड का जो स्कोप होता है, नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो उन्हें, क्योंकि आगे पूछता नहीं तुमको समझ में आया कि नहीं आया। उन्हें समझ उसको थेरी थेरी होना। इंटरव्यू को ये थेरी का टॉपिक है। तो इंटरव्यूअर को तुमने फ्लुएंटली बताते आना चाहिए। वैसे तो अपने प्रैक्टिकल देख लिया है कि ये दिस कीवर्ड, अभी दिस कीवर्ड नॉर्मल फंक्शन के टाइम पे डाला तो देखो उसको क्या मिला? ऑब्जेक्ट एचटीएमएल बटन एलिमेंट मिला। कहां पर? नॉर्मल फंक्शन में। रेगुलर फंक्शन में जहां से उन्हें कॉल हो रहा, वहां का उसको एलिमेंट मिल रहा। अब कंसीडर करो, अगर ये बटन नहीं रहता था और इन्हें पैराग्राफ के क्लिक पे कॉल करते थे तुम इसको, तो क्या मिलता था तुमको? सेम फंक्शन है। खाली बटन टैग के जगह पी टैग लेके कॉल कर रहे हैं। सेम फंक्शन है, बटन टैग के जगह पी टैग लेके कॉल कर रहा हूं मैं। अभी इस पे अगर क्लिक करा मैंने तो ये देखो क्या मिला मेरे को? तो सेम फंक्शन है। फंक्शन चेंज हुआ क्या? फंक्शन जो है, फंक्शन यहां पर भी मैंने माय फंक्शन कॉल करा, यहां पे भी मैंने माय फंक्शन इज कॉल करा। बराबर? समझ में आ रहा क्या ये? तो माय फंक्शन दोनों जगह कॉल करा। क्योंकि मैंने इसको रेगुलर फंक्शन लिखा, इन्होंने मेरे को क्या दिया? जहां से मैं कॉल हो रहा वहां का उन्होंने क्या दिया? रेफरेंस दिया। मुझे रेफरेंस दिया बोले तो दिस कीवर्ड के अंदर मेरे को उसने वो पर्टिकुलर एलिमेंट दिया मेरे को जहां से उसने कॉल किया। यही सेम चीज अगर मैंने एरो फंक्शन के साथ किया, एरो फंक्शन के साथ अगर तुमने दिस कीवर्ड पास करे तो वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दिस की, लेकिन अगर तुमने ये नॉर्मल एरो फंक्शन के साथ किया तो तुमको विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा। मतलब जहां पे वो एरो फंक्शन बनाया गया था बोले तो डिफाइन किया गया था, वहां का स्कोप मिल रहा। उसको क्या मिल रहा? वहां का स्कोप, जहां से एरो फंक्शन बनाया गया था, जहां पे बनाया गया था। अभी यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में बनाया गया था, कल को एक फंक्शन के अंदर बनाया होगा एरो फंक्शन को, या कहीं और में बनाया होगा, तो जहां पे भी उसका स्कोप है वो स्कोप वो पर्टिकुलर वो ने रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? जहां उसको बनाया गया था, जहां उसको डिफाइन किया गया था,
वो डिफाइनिंग एनवायरनमेंट का एक्सेस देगा वो तुमको, और नॉर्मल रेगुलर फंक्शन एक्सेस देगा बोले तो दिस कीवर्ड, जो दिस कीवर्ड बोले तो उसका रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट। दिस मैंने बताया। सो जहां से तुम उसको कॉल कर रहे हो रेगुलर फंक्शन को, वहां का कॉलिंग कॉलिंग का रेफरेंस देगा तुमको। और नॉर्मल एरो फंक्शन क्या करेगा कि जहां उन्हें डिफाइन किया हुआ था वहां का रेफरेंस देगा। जहां उसने मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि विंडो ऑब्जेक्ट ही देगा वो तुमको, जहां पर भी उन्हें डिफाइन किया बोले तो वो फंक्शन की डेफिनेशन हमने लिखे। दो चीजें स्टार्टिंग से बताया मैंने। एक फंक्शन की क्या रहती, हाँ क्या रहता, सॉरी, फंक्शन जब बनाए थे अपन ने तो क्या रहता है, दो चीजें रहती है। एक तो हाँ फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन को पूरा डिक्लेयर करना या डिफाइन करना, क्या होना, डिफाइन करना। और दूसरा था कॉल करना। दो चीजें बताई थी मैंने तुमको। एक डिक्लेयर करना, जब फंक्शन पढ़े थे अपन ने, जब अपन ने फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते और फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन कैसे करते। डिक्लेयर, इंप्लीमेंट या डिफाइन, ये तीनों चीजें एक ही है। इंप्लीमेंट अ फंक्शन, डिक्लेयर अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, ये तीनों चीजें एक ही है। कैसे करते, फंक्शन लिखते, फंक्शन कीवर्ड लिखते, फंक्शन का नाम लिखते, पैरेंथेसिस देते, करली ब्रैकेट देते। पैरेंथेसिस में जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तुम लोगों को इनपुट लेना है वो देते, और करली ब्रैकेट में अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करते, नहीं तो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, जो भी तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रहता। और कॉल कितनी बार कर सकते हैं अपन, कॉल अपन एक बार फंक्शन डिफाइन कर लो, मल्टीपल बार कॉल कर दो। अब डिफाइन भी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम डिफाइन ग्लोबल स्कोप में कर रहे हो क्या, फंक्शन स्कोप में कर रहे हो क्या, करली ब्रैकेट के स्कोप में कर रहे हो, ये अलग अलग कहीं पर भी तुम डिफाइन कर सकते हो बराबर। कहीं पे भी तुम लिख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर तुम लिख सकते हो फंक्शन को बराबर। तो तुम फंक्शन कहाँ लिख रहे हो, जहां डिफाइन कर रहे हो, वो पर्टिकुलर डिफाइनिंग एनवायरनमेंट का तुमको रेफरेंस मिलेगा। किसमें, एरो फंक्शन में। और रेगुलर फंक्शन में क्या हो रहा, जहां से तुम लोग उसको कॉल कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे एचटीएमएल में बताया तो एचटीएमएल में एलिमेंट का रेफरेंस बोलेंगे, जहां से भी कॉल हो रहा हमें। नॉर्मल तुमने नीचे कॉल कर दिया उसको तो वहां का एनवायरनमेंट देगा उन्हें। जहां से तुम लोग कॉल कर रहे हो वहां का रेफरेंस कौन देगा, एचटीएमएल, सॉरी, रेगुलर फंक्शन देगा। और जहां तुमने डिफाइन किया था उस फंक्शन को, उसका रेफरेंस कौन देगा तुमको, एरो फंक्शन देगा। लिख दिया ये, रेगुलर फंक्शन गिव एक्सेस टू देयर कॉलिंग एनवायरनमेंट व्हाइल एरो फंक्शन गिव्स एक्सेस टू देयर डिफाइनिंग एनवायरनमेंट। मींस ऊपर के दो लाइन का मतलब ही ये है कि द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड इनसाइड अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन हाउ द फंक्शन वाज कॉल्ड, the object that made the call, the object that made the call, or the value of this keyword inside an arrow function depends on where the function was defined। कहां लिखा गया था वो फंक्शन, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, दिस कीवर्ड डिफाइन करता है। और कहां से कॉल करा गया था वहां तुम लोगों को रेगुलर फंक्शन का दिस कीवर्ड मिलता है। समझ में आ रहा है, लिखो ये सब, सब लोग लिखो, बुक पे लिखो या जहां पर भी लिख रहे हो वहां पर लिखो, ये चार लाइन लिखो। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है।
लिखो, लेकिन मैं पेस्ट कर रहा हूं मतलब ये नहीं है कि लिखेंगे नहीं, लिख के निकालो। कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, इसका एग्जांपल ऑलरेडी अपन ने ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस आया। अब क्यों यूज करते हैं एरो फंक्शन? एरो फंक्शन क्यों यूज करते हैं अपन? क्यों यूज करते हो? क्योंकि ना जब क्लोजर का कॉन्सेप्ट आया, क्लोजर, इससे पहले तुम लोगों को क्लोजर का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्लोजर का जो क्लोजर भी ये एक बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं तुम लोग को खाली इंटरव्यू क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 20 दिन के बाद तुम लोगों को इंटरव्यू देना स्टार्ट करना है। जला ये रिएक्ट 20 से 25 डेज में खत्म हो जाएगा। सो जनरली व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर बोले तो अगर तुम लोगों के पास एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन is called as closure. Like generally अभी ये एग्जांपल देखेंगे। एक फंक्शन है जिसका नाम है init, ठीक है? वो फंक्शन को मैंने कॉल करा और वो फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया। वो फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को यहां पर उसी फंक्शन के अंदर कॉल किया। तो ऊपर के फंक्शन के वेरिएबल नीचे के फंक्शन को एक्सेसिबल है, बिल्कुल एक्सेस, जैसा अपना ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल अंदर फंक्शन के एक्सेसिबल हो जाते हैं, बराबर उसी तरह अपर फंक्शन के जो वेरिएबल्स है या स्कोप है, इट इज अवेलेबल इन द इनसाइड फंक्शन, इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स या स्कोप है, इट इज एक्सेसिबल इन द इनर फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे ये नेम वेरिएबल लिखा मैंने ये नेम वेरिएबल कहाँ लिखा? कौन से फंक्शन में लिखा? हाँ, इनिट फंक्शन में लिखा, आउटर फंक्शन में लिखा, बराबर आउटर फंक्शन में लिखा, इनिट फंक्शन में लिखा। और मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जो कि इनिट फंक्शन के अंदर ही है, और मैंने वो उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग मैंने ये नेम करा, नेम जो कहां पर है? आउटर फंक्शन में। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो तुम लोग। अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बंडल टुगेदर। इनक्लोज मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। Of closure is a combination of function bundled together with reference to its surrounding state. In other words, a closure gives you access to outer function scope from the inner function. ऊपर का थोड़ा हार्ड दिख रहा है तुम लोगों को, तो नीचे का याद करो। A closure gives you access to an outer function scope from the inner function. क्या करता है इन्हें? Gives you access to the outer functions scope from the inner function. ये लिखो, what is closure?
तुम लोग को व्हाट इज क्लोजर देखने को बोला था मैंने, और इवन मैंने तुम लोगों को और कुछ तो बोला था। मैंने 3 4 तुम लोगों को असाइनमेंट दिया था, सबने कंप्लीट करे क्या? अब मैं बच्चों के जैसा हर एक के पास जाके देखूंगा नहीं। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि तुमको असाइनमेंट दिया तो तुम लोग जिम्मेदारी से कंप्लीट कर रहे। यहाँ हम लोग मैच्योर बच्चे हैं सब लोग यहाँ पे, तुम लोगों को पता है क्या करना क्या नहीं करना। कुछ क्वेश्चन आए तो मेरे को पूछ सकते हो। तुमको 3 4 असाइनमेंट दिया या 3 4। Every function in JavaScript is a closure. This fact is probably one of the best features of the JavaScript language. Without closures, it would be really hard to implement things like callbacks or event handlers. Closures are tightly related to scopes, so make sure you watch our lab on function and block scopes first. To understand closures, let's make sure you understand a few simple concepts about JavaScript functions and their scopes. सो एक्चुअली ये एक वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। Every function in JavaScript is a closure. एवरी फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट इज अ क्लोजर। बराबर? क्यों? अपन ने पिछली बार भी एग्जांपल देखे, जब ब्लॉक और वो स्कोप देख रहे थे ग्लोबल। हमने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया और वो वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करा तो भी वो फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हुआ। बराबर? सो एवरी फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट क्या हो गया? क्लोजर हो गया। मतलब उसका खुद का एक स्कोप है और प्लस ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप की चीजें उन्हें खुद के स्कोप में ला सकता। बराबर? एवरी फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज अ क्लोजर, राइट? इज अ क्लोजर। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, जैसा कि ये कंसोल डॉट लॉग बोले तो लॉग भी बोले तो एक क्या है? हाँ, फंक्शन है एक। बराबर? जो भी ऐसा राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर ले रहा हूं उन्हें क्या है? फंक्शन है, मेथड है। देखो ये मेथड है बोल रहा हूं उन्हें। अब ये मेथड को तुम नेम पास कर रहे हो, ये नेम कहाँ का है? मतलब नेम पास कर रहे हैं, लेकिन ये नेम ऊपर से ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का हर एक फंक्शन एक क्लोजर है। मतलब उसके पास खुद के कुछ एलिमेंट है, प्लस उन्हें ग्लोबल चीजें कुछ ले सकता है। एवरी फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज अ क्लोजर। When you put a function in a variable like this, you're assigning the variable f a reference to the function say hello, not a copy. F here is simply an alias to say hello. Anything you do on that alias, you will actually be doing on the original. अभी तुम्हारा एक एरर आ रहा था, देखो, जब तुम लोग अगर तुम इसको कॉल नहीं कर रहे थे, जैसा कि मैंने क्या करा, यहीं पे करता हूँ। एक HTML फाइल बना के अच्छे से समझेगा तुमको। मैंने p टैग लिया है यहाँ पे, उसको आईडी दिया मैंने डेमो, और बाद में मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा। अब ये स्क्रिप्ट टैग में मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, और ये फंक्शन सम में a, b ले रहे हैं अपन। ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहे हैं? a प्लस b। ठीक है, अब मैंने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो,
नहीं, काम ये फंक्शन ऐसा नहीं लेता अपन। डिस्प्ले मैसेज बोल के एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन हेलो वर्ल्ड बोल के लिखते हैं कुछ तो भी, और मैंने इसका डॉट इनर एचटीएमएल को क्या किया, डिस्प्ले मैसेज लिख दिया। क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, क्यों हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? हाँ, क्यों एरर है? एरर क्यों आएगा? लेकिन फंक्शन का नाम तो दिया ना मैंने। हाँ, तो वो तो कॉलिंग ऑफ द फंक्शन हुआ, बराबर। यहाँ पे एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं कि तुम वो फंक्शन का रेफरेंस असाइन कर रहे हो। ये देखो, तूने ने क्या प्रिंट करा, मतलब वो इनर एचटीएमएल जो वेरिएबल है उसको क्या गया, फंक्शन का रेफरेंस गया, फंक्शन का रेफरेंस गया। तो हर बार जो तुम अगर तुमने ऐसे भी लिखा कांस्टेंट f इज इक्वल्स टू डिस्प्लेनर, और तुमने यहाँ पे ये f को यहाँ पे डिस्प्ले किया, तो जब भी तुम एक वेरिएबल को एक फंक्शन को असाइन करते हो तो उसका क्या करते हो, रेफरेंस असाइन करते हो। रेफरेंस और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। रेफरेंस बोले तो मैं खाली बता रहा हूं कि मैं पूरा फंक्शन वापस से नहीं लिख रहा हूं, या वो फंक्शन का पूरा कॉपी नहीं बन रहा है, खाली उसका मेमोरी लोकेशन को एक वेरिएबल पॉइंटिंग कर रहा है। और वो वेरिएबल को जब मेमोरी लोकेशन को वो वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, मतलब उसका रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग। क्या दे रहे हैं, रेफरेंस। ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, जिसको ये छोटी छोटी चीजें समझती है उसको ही आगे कुछ ना कुछ समझता है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस। मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल भी करके बता रहा हूं। अभी मैंने यहां पर भी सेम करा, उसने यहाँ पे हेलो लिखा, से हेलो एक फंक्शन लिखा, वो फंक्शन को एक वेरिएबल में एफ में असाइन कर दिया उन्होंने। तो भले ही उसने कॉल नहीं करा, उसको कॉल किया क्या, नहीं, उसका खाली एक और रेफरेंस बनाया उन्होंने। अब मैंने अगर एफ को भी कॉल किया तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं उसका रेफरेंस दे रहा हूं मैं, बराबर। तो मैं एफ को भी कॉल करूंगा तो क्या कॉल होगा, कॉल करना बोले तो राउंड ब्रैकेट देना, मतलब अब क्या प्रिंट होगा मेरे ब्राउजर पे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा मेरे ब्राउजर पे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल में उसको रेफरेंस देके वो वेरिएबल का यूज करके कॉल कर रहा हूं, बराबर। तो इस तरीके से भी चीजें पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो अगर तुमको कोई एलियस देना है, मतलब मेरे को उस फंक्शन का नाम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी से हेलो की जगह या डिस्प्ले नेम की जगह कुछ और फंक्शन का नाम देना चाहता हूँ, एलियस देना चाहता हूँ, मतलब एक बड़ा फंक्शन का नाम है उसको कुछ और नाम देना चाहता हूँ, तो हम लोग जनरली इस चीज का यूज करते हैं, इसको कोई रेफरेंस इसको असाइन करने का। कॉल नहीं कर रहा हूं, हाँ, यहाँ पे मैं, ये याद रखो, यहाँ पे मैं कॉल नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे खाली उसका नाम देके उसको रेफरेंस कर रहा हूं, बराबर। इसको फंक्शंस आर असाइन्ड बाय रेफरेंस बोलते हैं, फंक्शंस आर function. असाइन्ड बाय रेफरेंस। In here, we set a property on f directly and read it using say hello, which will work. You can also execute say hello by executing the f alias. Try it. और When you put a function, क्योंकि ये एक एफ जो वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी एफ डॉट कुछ तो भी और आंसर बोल के एक उसको कुछ तो भी दे देता हूँ, और एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दे रहा हूं मैं उसमें, बराबर। क्योंकि जब तुम रेफरेंस देते हो तो वो क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है,
और वो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अब एक वो भी प्रिंट, अभी पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करते हैं वापस से। अब देखो क्या क्या, अब क्या आएगा? हाँ, डिस्प्ले मैसेज रिटर्न एफ, और अगर एफ डॉट आंसर लिखा मैंने, 43 मिल रहा है मेरे को, बराबर। मेरे को रेफरेंस भी मिल रहा है, मेरे को उसका आंसर भी मिल रहा है, और एफ को ऐसा ब्रैकेट दे दूंगा तो मेरे को उसका वैल्यू भी मिल रहा है। तो इस तरीके से तुम दोनों चीजें कर सकते हो। ये दूसरी, ये करने की जरूरत नहीं रहती है जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बट ये पता होना चाहिए। When you call a function, you create a scope during the execution of that function. Then that scope goes away. When you call a function one more time, you create a new different scope during the second execution. Then this second scope goes away as well. These two scopes that got created in this example here are different. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ, स्कोप का लाइफ टाइम कब तक रहता? मैंने तुमको बताया है। हाँ, कब तक रहता? हाँ, कब तक रहता लाइफ टाइम उसका? हाँ, स्कोप का लाइफ टाइम कब तक रहता? हम्म, वेरिएबल का लाइफ टाइम कब तक रहता? लाइफ टाइम बोले तो कब, कहां से कहां तक उसकी वैल्यू एक्सेसिबल रहती? स्कोप के अंदर बोले तो जब तक उसको ये आखिरी का एंड कर्ली ब्रैकेट नहीं मिलता तब तक उसका मतलब, जैसे ही तुमने ये फंक्शन को कॉल करे तो एक ए वेरिएबल डिक्लेयर होता। ए वेरिएबल कब तक रहता? उसके जैसे ही वो ए वेरिएबल का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो ये क्या खत्म हो जाता? होगा। वापस से तुम कॉल करेंगे तो वापस से एक नया स्कोप बनेगा। जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार नया स्कोप बनेगा, उतनी बार डिस्ट्रॉय होगा वो, बराबर। जितनी बार तुम वो फंक्शन को कॉल करोगे उतने इंस्टेंस बनेंगे उसके, बराबर। समझ में आ रहा क्या ये? समझ में आ रहा क्या ये? मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट ए कॉल करा तो प्रिंट ए में ए की वैल्यू प्रिंट उधर की, और दूसरी बार प्रिंट ए की वैल्यू वही लिंगा क्या उन्हें? ए प्रिंट ए में से प्रिंट ए वापस कॉल किया तो पुरानी वैल्यू लिंगा क्या उन्हें? वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, बराबर। वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तुमको बताया था मैंने कि वैल्यू जैसी एंड करली ब्रैकेट एनकाउंटर होता है वैसी ही ये फंक्शन के अंदर के वेरिएबल, ये फंक्शन का स्कोप खत्म हो जाता है। तो पहली बार फंक्शन ए प्रिंट ए बोल के मैंने कॉल करा तो उन्होंने एक वेरिएबल बनाया मेमोरी के अंदर, उसको डिस्प्ले करा ए को, और बाद में उन्होंने क्या करा, जैसी अपना प्रोग्राम खत्म हो गया वैसी वो क्या हो गया, ए वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। ए वेरिएबल तुमको बाद में नीचे मिलेगा क्या? और वापस से सेकेंड टाइम कॉल करा तो सेकेंड टाइम फिर से एक डिफरेंट स्कोप बना। तो प्रिंट ए फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं, तो जितनी बार मैं अगर प्रिंट ए खत्म हो गया तो उसका स्कोप खत्म हो जाता है, उसका मतलब लाइफ टाइम कहां से कहां तक रहता है?
ए वेरिएबल का लाइफ टाइम ये स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से लेके एंडिंग करली ब्रैकेट तक ही रहता है लाइफ टाइम। फिर बाद में जैसी नया फिर से वापस सेम फंक्शन कॉल करते हैं तो वापस से लाइफ टाइम वापस से एक नया मेमोरी पे नया वेरिएबल बनता है और वापस से वो क्रिएट होता है, सेम उस पे नहीं होता है कुछ भी। The variable a here is not shared between them at all. Every function scope has a lifetime. They get created and they get discarded. The only exception to this fact is the global scope. That scope does not go away as long as our application is running. तो ग्लोबल स्कोप कब तक रहता, उसका लाइफ टाइम क्या कब तक है? हाँ मतलब सबसे आखिर का मतलब स्क्रिप्ट टैग एंड होने पे है उसका, जैसा एप्लीकेशन खत्म हो जाता वैसे ग्लोबल स्कोप खत्म है। ग्लोबल स्कोप का कहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग है करली ब्रैकेट, नहीं है ना। तो जैसी स्क्रिप्ट टैग खत्म हो जाता है या फिर जैसी तुम्हारा एप्लीकेशन बंद हो जाता है या तुम ब्राउजर बंद कर देते हो तो वो ग्लोबल स्कोप क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो ग्लोबल स्कोप का लाइफ टाइम पूरे एप्लीकेशन में रहता है, जब तक तुम्हारा एप्लीकेशन दिख रहा है या एप्लीकेशन रन हो रहा है तब तक क्या रहता है, उसका स्कोप रहता है, बराबर। When you call a function, you create a scope during the execution of that function. Then that scope goes away. When you call a function one more time, you create a new different scope. When you define any function, a closure gets created. These two simple functions here create two closures. Unlike scopes, closures are created when we define a function, not when we execute it, and they don't go away after we execute the function. We can access the data in a closure long time after a function is defined and after it gets executed as well. A closure encompasses everything the define function can access. This means the define function's scope and all the nested scopes between the define function and the global scope. When we define function b here, its created closure will allow us to access function b own scope plus function a scope plus the global scope. Every time we execute function b, we can access variable b, variable a, and variable g. However, the closure does not give us a copy of these variables, but rather a reference to them. So if, for example, the value of a gets changed at some point, when we execute function b, we'll see the new value, not the old one. This applies to all scopes. Try to change the value of the variable g somewhere after function b is defined and see which value will be printed in function b. तो ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है क्लोजर का। क्लोजर का भी स्कोप क्या रहता है? हाँ अभी जैसा कि फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी लिखा मैंने, तो फंक्शन ए का स्कोप जाएगा क्या? किसके लिए नहीं जाएगा? फंक्शन बी के लिए फंक्शन ए का स्कोप नहीं जाएगा, फंक्शन ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए ग्लोबल स्कोप नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सीधी सीधी एक लाइन की तरह है। और जनरली ये जो जब हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं या डिस्प्ले डॉट लॉग, इन्होंने ये एडिटर के अंदर, ये ऑनलाइन एडिटर के अंदर डिस्प्ले डॉट लॉग लिखा कंसोल डॉट लॉग की जगह, क्योंकि उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना था, यहाँ पे डिस्प्ले करना था, इसलिए डिस्प्ले डॉट लॉग लिखा। कंसोल डॉट लॉग लिखते था तो F12 करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक फंक्शन का क्लोजर डिफाइन करें अपन। अब फंक्शन विद इन अ फंक्शन के अंदर एक मतलब इनर फंक्शन के वेरिएबल के स्कोप आउटर फंक्शन में एक्सेसिबल है, ऐसे सिनेरियो को क्या बोलते हैं? क्लोजर बोलते हैं। और क्लोजर के अंदर अपना अपना स्कोप का वो रहता है, जैसा कि वेरिएबल ए इज एक्सेसिबल इन वेरिएबल बी, सॉरी वे इज एक्सेसिबल इन फंक्शन बी। और जो भी ये वेरिएबल्स रहता है, जो एक के अंदर एक रहता है, वो कभी कॉपी क्रिएट नहीं होता है। उसका कॉपी क्रिएट नहीं होता है, मतलब एक नया वेरिएबल या नया मेमोरी लोकेशन नहीं क्रिएट होता है। हमेशा जब भी तुम लोग एक वेरिएबल को कोई भी चीज असाइन करते हो या रीअसाइन करते हो तो क्या होता है, उसका रेफरेंस जाता है।
रेफरेंस जाता है मतलब डुप्लीकेशन नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, हमेशा रेफरेंस जाता है। ये कभी कभी चीजें डिफिकल्ट भी होती है इससे, लेकिन इतना याद रखो कि उसका रेफरेंस जाता है। It's common for closures to be confused with scopes, so let's make sure not to do that. In this example, we have three functions and they are all defined and immediately invoked, so they all create scopes and closures. Function 1 scope is its body. Its closure gives us access to both its body and the global scope. Function 2 scope is its body. The closure for function 2 gives us access to function 2 scope, function 1 scope, and the global scope. And similarly, function 3 closure gives us access to all scopes here. This is why we were able to access all variables in function 3. Very simple. However, the relation between scopes and closures is not always like this. Things get different when defining and invoking functions happen in different scopes. Let me explain this with an example. Take a look at this code and try to guess. क्या आउटपुट आएगा इसका? पहले तो यहाँ पे ये तुम लोगों को कंफ्यूजन लग What रहा it will होगा कि print. भाई ये नया क्या आ गया However, है। the relation between तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो फंक्शन बना रहे हैं और इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। ये लिख के देखो एक बार, तुमको समझ में आएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तुम बोलते हो मैंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं। सिर्फ फंक्शन के केस में ही नहीं लागू होता है ये नॉर्मल एक फंक्शन भी बनाएंगे तुम, और उसको तुमको कॉल नहीं करने का है, मतलब वापस से मैं कहाँ लिखते बैठूं। जैसा कि अभी मैंने एक फंक्शन सम या फिर डिस्प्ले नेम बोलकर एक बताया, ठीक है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न अजर अकेडमी कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं तुरंत क्या कर रहा हूँ, यहीं पे कॉल कर दे रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे? नोड लिख रहा हूं मैं, D4 टैब मारे तो ऑटोमेटिकली उसका सिंटैक्स आता है क्लोजर, टैब मारे, 2 बार टैब मारा मैंने, ठीक क्यों नहीं हुआ? इसको रिटर्न मत करो, खाली लॉग कर देते हैं अपन, और इसको ये लॉग को इसके अंदर करते हैं, क्योंकि अपन रिटर्न नहीं ले रहे कहीं पर भी, इसलिए उन्हें मन सकता। और वॉइड, मैंने वो बोला था कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी, तो उसको क्या लिखते हैं? वॉइड लिखते हैं। तो अगर मैंने वॉइड लिखा, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? सेल्फ इन्वोकिंग कर सकते हैं, बराबर। तो इसको अगर मैं रन करूं तो उसने अजर एकेडमी प्रिंट करा, क्लियर किया मैंने नोड, D4 2 बार टैब मारा, क्लोजर 2 बार टैब मारा, ठीक है। ये अजर एकेडमी प्रिंट किया, मतलब सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को तुरंत इन्वोक कर लिया। अगर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ और यहाँ पे नेम पास करता हूँ तो वो नेम ले लेगा। लेकिन सेल्फ इन्वोकिंग पर्सन को अपन क्या करते हैं कि जनरली सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या बोल रहा है इन्हें, नेम बोल के ये कीवर्ड रहता है, जनरली नेम बोल के एक कीवर्ड भी रहता है, तो मैंने उसको खाली स्पेलिंग चेंज किया। अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो इन्हें मेरे को नेम इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, बराबर, क्योंकि मैं नेम पास ही नहीं कर रहा हूं उसको, बराबर।
यहाँ पे मेरे को नेम की जगह अजहर पास करना पड़ेगा, या फिर मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कुछ तो भी लिखा, तो ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो अब मैं ये फंक्शन को एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ और मैं इसको वापस रन कर रहा हूँ। तो अजहर एकेडमी लर्न एंड ग्रो जो मैंने ऊपर पास किया था वो इस फंक्शन को जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है क्या? अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, ये कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न हाई कर रहा हूँ अभी के लिए, और इसको रन कर रहा हूँ। तो इन्हें क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न रिटर्न कर रहा हूँ, तो एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा मेरे को। रिटर्न वैल्यू को देखना है तो लॉग करना पड़ेगा मेरे को। तो रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि वो फंक्शन वॉइड रिटर्न करता है, मतलब कुछ रिटर्न करता ही नहीं है, और तुम कर रहे हो रिटर्न। तो इस वजह से वो सही का फंक्शन है नहीं, मतलब ये सही से अपन ने कुछ लिखा नहीं है, ऐसा नहीं लिखते। अगर अगर सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन लिखना है, तो अगर वॉइड लिखना है और सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन लिखना है, तो हम लोगों को रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग। सेल्फ इन्वोक है ना, वो खुद ही इन्वोक हो जा, कोई कॉल ही नहीं कर। तो जब वो खुद ही इन्वोक हो जा रहा है, तो उस सिनेरियो में तुम लोगों को उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन में रिटर्न लिखेंगे तुम तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्लोजर सबको समझ में आ गया। हाँ, अभी एक मेन इंटरव्यू ये ऐसा क्वेश्चन एक एक था। तो ये क्या हो रहा है, हर जगह सेल्फ इन्वोक हो रहा है। वॉइड लिखा, उन्होंने फंक्शन का नाम लिखा और इस तरीके से उसने सेल्फ इन्वोक करा। तो सेल्फ इन्वोक करा मतलब उन्हें बार बार क्या, वन वन डबल कोट्स लिखने की जगह, मतलब करली ब्रैकेट लिखने की जगह उसने क्या करा, सब फंक्शन को सेल्फ इन्वोक कर दिया, मतलब वहीं पे डिफाइन कर दिया, वहीं पे कॉल कर दिया उसने उसको। तो अभी क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने बोला, ये ए कहाँ पर एक्सेसिबल रहेगा, ग्लोबल स्कोप है। तो वन फंक्शन में भी रहेगा, टू फंक्शन में भी रहेगा, थ्री फंक्शन में भी रहेगा। बी कहां पर एक्सेसिबल रहेगा, बी बी मतलब बी बी ये टू फंक्शन में भी रहेगा, थ्री फंक्शन में भी रहेगा, और खुद के उसमें भी रहेगा। सी ये वन फंक्शन में रहेगा क्या एक्सेसिबल? हाँ, ये जो सी वेरिएबल है, इसको यहां पर मैं कंसोल डॉट लॉग या यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो ये उसका स्कोप उसके अंदर डिफाइंड है, उसके बाहर नहीं है, आउटर आउटर फंक्शन के अंदर नहीं है, बराबर। और सबसे थर्ड फंक्शन जो है वो सभी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ऊपर ऊपर वाले कर सकते हैं क्या अपने अंदर? मतलब नीचे वाले वेरिएबल्स ऊपर एक्सेस होंगे क्या? नहीं होंगे, उसका स्कोप खत्म हो जाएगा वहां पर। इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर बोलेंगे। तो उसने एक यहाँ पे Between scopes and closures is not always like this. Things get different when defining and invoking functions happen in different scopes. Let me explain this with an example. Take a look at this code and try to get हाँ, ये कोड में क्या होगा, हम्म
क्या आऊंगा इधर? F1 को ग्लोबल स्कोप मिलेगा क्या अंदर का स्कोप मिलेगा? हाँ, मैंने F2 को कॉल किया यहाँ पे, तो सबसे पहले F2 कॉल लूंगा। v इज इक्वल टू 2 है। अब ये 2 जो है ये F1 को मिलना चाहिए, तो मैंने F1 कॉल किया। तो F1 के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग भी करा, तो क्या प्रिंट होगा? 1 होगा क्या 2 होगा? Guess what it will print. Function 1 prints the value of v, which is 1 on the global scope, but we execute function 1 inside of function 2, which has a different v that's equal to 2. Then we execute function 2. Will this print 1 or 2? If you're tempted to say 2, you'll be surprised. This code will actually print 1. The reason is, scopes and closures are different. The console log line will use F1 closure, which is created with क्लोजर का फर्क है यहाँ पे, बराबर। हमने ये F1 फंक्शन कहाँ डिफाइन किया, ये इंपॉर्टेंट था। हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया क्या उसको? कहाँ डिफाइन किया हमने उसको? फंक्शन के बाहर ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया, तो उन्हें क्या होगा? ग्लोबल स्कोप एक्सेस करेगा, बराबर। when we define F1, which means हाँ, F1 has access. लेट से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेट से क्या हुआ? लेट करते थे तो क्या होता? सेम ही होता। हाँ, लेट करते तो क्या होता? वही होता ना। ऊपर भी लेट वेरिएबल है, नीचे भी लेट वेरिएबल है। नीचे वाला लेट वेरिएबल फंक्शन 2 के अंदर एक्सेसिबल है, फंक्शन 1 के पास तो कुछ ही वेरिएबल नहीं है, तो उन्हें किसका वेरिएबल लेगा? ग्लोबल का वेरिएबल लेगा उन्हें। लेट और वैर में कंफ्यूज मत हो, खाली लेट और वैर में एक ही डिफरेंस है, रीअसाइन नहीं कर सकते तुम। और थोड़ा सा ये स्कोपिंग में भी डिफरेंस है। स्कोपिंग का डिफरेंस शायद मैंने बताया तुम लोगों को। to its own scope plus the global scope. That's why 1 was printed. The scope where we execute F1 does not affect the closure. In fact, the F1 closure here will not give us access to F2 scope at all. Try to remove the global v and execute this code. You should get a reference error because with that, the closure of the function F1. ऊपर का v निकाल दिया तो मैंने क्या होगा? हाँ, डिफाइंड ही नहीं करा बोल के एरर आएगा। Will not have access to any variable v. This is very important to understand and remember. Since closures give us references to variables and scopes, the access we get on those means both read and write, not just read. Take a look at this example. The inner function here, when defined, creates a closure that gives us access to the variable a. So we can read and modify that variable. And if we do modify it, it modifies the actual a variable in the outer scope. This line prints 43 because we used the inner function closure to modify. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा? एक आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया। आउटर फंक्शन में एक वेरिएबल लिया a, उसको वैल्यू दी 42, और इनर फंक्शन में वो a वेरिएबल का क्या कर दिया? वैल्यू चेंज कर दिया, 43 कर दिया। तो फिर बाद में नीचे लाइन नंबर 10 पे अपन कंसोल डॉट लॉग कर रहे a को, तो क्या कंसोल होगा? 42 होगा क्या 43 होगा? क्या होगा? क्यों? क्योंकि वेरिएबल के रेफरेंस देते हैं अपन, और वेरिएबल का रेफरेंस अगर तुमने दिया, भले ही वो इनर इसके अंदर एक्सेसिबल नहीं है, मतलब बनाया ही नहीं तुमने, ऊपर का वेरिएबल को ही अंदर चेंज किया, फिर भी वो बाहर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन रेफरेंस से उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। क्लोजर में ये बहुत होता है, और यही इंटरव्यूज तो तुम बोलते हो कि
ये तो अंदर एक्सेसिबल होगा, मैं कंसोल डॉट लॉग ये अंदर लगता था तो मेरे को 43 मिलता था, बाहर लिखूंगा तो 42 मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी चेंज हो जाए तो वो दोनों जगह चेंज होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? Define the outer function variable. This is actually why we can change global variables everywhere. The different closures gives us both read and write access to them. खाली रीड नहीं और राइट भी होता है। Since closures give us access to nested scopes at the time we define functions, when we define multiple functions in the same scope, that scope is shared between all created closures. And of course, because of this, the global scope is always shared between all closures. In this example, we have a parent function with variable a set to 10. We define two functions in this parent function scope, double and square. The closures created for double and square both share the parent scope. So since double and square change the value of a, the result of these three calls here, we double a, then we square the result of that first double, then we double the result of that second square. तो यहाँ पे उन्हें क्या कर रहा है, डबल को कॉल कर रहा है, तो डबल कॉल करेगा तो क्या होगा, ए को क्या होगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा ए के अंदर 20। फिर बाद में स्क्वायर कॉल कर रहा हूं तो अब क्या है ए के अंदर, तो 20 × 20 400 प्रिंट करेगा। फिर बाद में वापस से डबल कॉल कर रहा हूं तो 400 + 400 800। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसका जो लाइफ टाइम है वो ये पेरेंट फंक्शन के लाइफ टाइम तक रह रहा बराबर। यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एंड हो गया, डबल फंक्शन तुमने बोले थे उसका स्कोप खत्म हो जाता, लेकिन स्कोप तो है अभी भी, वो वेरिएबल वापस चेंज हो रहा क्या? हाँ, चेंज सेम वेरिएबल रह रहा, क्यों रह रहा? क्योंकि पेरेंट का स्कोप अभी तक खत्म नहीं हुआ ना। पेरेंट फंक्शन को डबल कॉल करा क्या मैंने, तो जब तक वो पेरेंट का स्कोप रहेगा उसके क्लोजर के जितने भी इनर इनर फंक्शंस रहेंगे उसके वेरिएबल का स्कोप भी रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, समझ में आ रहा है क्या? मैंने अभी तक पेरेंट फंक्शन को एक ही बार कॉल किया, भले ही पेरेंट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है डबल बोल के उसको 2 बार कॉल किया, उसको 2 बार कॉल किया, फिर भी वो उसने क्या किया, क्यों? क्योंकि पेरेंट फंक्शन का स्कोप अभी भी अवेलेबल है, तो ये वेरिएबल्स अभी भी रेफरेंस वेरिएबल अभी भी अवेलेबल रहेंगे और वो अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। समझ में आ रहा है? लास्ट टेस्ट, Let's test your understanding of closure. यहाँ पे क्या होगा बताओ? क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे बताओ? हाँ, क्या करा हुआ है यहाँ पे? क्लोजर है क्या यहाँ पे? तो पहले क्लोजर 1 कॉल लूंगा तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा रे बाबा? 1 क्यों होगा?
हाँ बोला था ना। क्लोजर वन में सर प्रिंट होगा क्या? हाँ टू प्रिंट होगा ना फर्स्ट इसमें। ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ लिखा उन्होंने, क्या लॉग होगा? दो लॉग होगा। दो दो लॉग, दो तो नीचे है ना। तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता? बताओ लाइन कौन सा पहला आ रहा? फोर्थ। कहाँ पे आ रहा लाइन? 4 लाइन पे थोड़ी ना एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन हो रहा बोले तो क्या कॉल भी हो जा रहा क्या उन्हें वहां पे? कॉल भी हो जा रहा क्या वहां पे? 14 पे कॉल होगा ना। 14 पहला पे कॉल। ये खाली डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे, डिक्लेयर करके उन्हें छोड़ देंगे, इसको कॉल करेंगे क्या उन्हें उसको? तो उसके अंदर जाएगा क्या उन्हें? तो कब जाएगा उन्हें उसके अंदर? तो तो फिर कहा, तो अब यहाँ पे वैल्यू लाइन नंबर 1 पे एक की वैल्यू क्या है? 3 तो छोड़ो, ऐसी हो गया। फिर 8 पे आया, अब वैल्यू क्या है एक की? अब ये भी छोड़ दो, ये तो खाली डिफाइन कर दिया अपन ने। अब ये क्लोजर 1 कॉल हुआ, अब कहा जाएगा? अब लाइन नंबर 4 पे जाएगा उन्हें, 4 पे कंसोल डॉट लॉग करेगा उन्हें, तो लाइन ए की वैल्यू क्या है अभी? तो क्या प्रिंट दूंगा वापस? अभी ए को क्या कर रहे तुम? 2 असाइन कर दे रहे, फिर वहां पे क्लोजर 2 कॉल कर रहे। अब यहाँ पे क्लोजर 2 में क्या प्रिंट होगा? 2 होगा क्या 3 होगा? 3 होगा। So far. Before you execute this code, try to guess what it will print. प्रिंट पता है नहीं। तुम लोग मेरे साथ लिख सकते हो, इतनी स्पीड तो आ गई होंगी ना तुम्हारे में, अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। टू प्रिंट होगा बोला ना मैंने तुम्हें, पहले 3 प्रिंट होगा, बाद में 2 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस को चेंज कर देगा। ये जो है वो ग्लोबल है, और जब तुम उसको राइट कर रहे हो तो तुम्हारा रेफरेंस राइट हो रहा है। रेफरेंस वेरिएबल राइट हो रहा है, तो ये खुद का नहीं है, ये फंक्शन का।
अगर उन्हें यहाँ पे लेट लिखता था तो ये खुद का होता था, यहाँ पे वापस से डिक्लेयर करता था उन्हें तो ये खुद का होता था। लेकिन अभी ये क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ग्लोबल ए ही चेंज हो रहा है यहाँ पे अभी भी। तो इस तरीके से क्लोजर 1 जब कॉल होगा तो ये पहले ए की वैल्यू 1 थी, फिर लाइन नंबर 6 पे ए की वैल्यू 3 हुई, फिर क्लोजर कॉल हुआ तो ए के अंदर अभी 3 है, फिर लाइन नंबर 4 पे आया, उन्हें ए को 2 असाइन किया, 2 असाइन करने के बाद क्लोजर 2 कॉल करा, तो क्लोजर 2 जब कॉल करा तो ए की वैल्यू क्या रहेंगी, अब 2 रहेंगी, तो उसने 2 प्रिंट करा। समझ में आ रहा है ये? यस यस सर, वो 11 नंबर लाइन जो है वो 4 नंबर से आ रहा है ना, मतलब रेफरेंस। अभी जो करंट वैल्यू है ए की वो प्रिंट करेगा, मतलब ए में अभी 4 है तो 4 ही चाहिए ना, बराबर। ठीक है, ये जो भी किया है मैंने, ये वापस से इसको देखो या जो भी करना है करो, इसको अच्छे से करो, क्योंकि ये क्लोजर टॉपिक ही तुम लोगों को इंटरव्यू में बहुत पूछता है, और अकॉर्डिंगली तुम लोगों को इसको गेस करना होता है। जैसा अभी टेस्ट का उन्होंने क्वेश्चन दिया वैसी इंटरव्यू का करता, कॉपी करता, पेस्ट करता और बताता, बोलता कि बता इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर किसी को? ठीक है, इसके आगे का भी कल करेंगे।